हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। सभी व्यूअर्स का स्वागत और आप सभी के सहयोग से कुछ दिनों के अंदर अपना चैनल अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सभी बच्चों से निवेदन है, जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मेरे साथ जोड़िए। और आपको यदि मैटर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद यदि आपको मैटर पसंद आता है तो आपको कमेंट करना है और आपका जो प्रत्युत्तर है वो हमारे को मोटिवेशन देता है। और आपको विदित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो किताबें हैं, जैसे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाला जाता है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक है, आरएस परी है, समस्त राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है। उसके अलावा सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम होती है जैसे एसएससी है, उसके अलावा यूपीएससी है, सभी के अंदर जो साइंस का पोर्शन आता है उसके अंदर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कही जाती है। और आपको हर जो टीचर होता है वो यही बोलता है कि यदि आपको किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना है तो आपको एनसीईआरटी की किताबों की लाइन लाइन पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी के बाद कुछ भी नहीं आता है, तो मैं भी आपके लिए एनसीईआरटी में से प्रश्नों को लेकर आता हूँ। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको घंटी का निशान भी दबा देना है ताकि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं, उससे पहले अपन एक मोटिवेशन कोट को देखेंगे ताकि उससे थोड़े से आप इंस्पायर और आप जिंदगी के अंदर कुछ कर जाओ। मैं आपके लिए मोटिवेशन जो कोट होता है वो इसलिए लाता हूँ ताकि आप कभी ना कभी इंस्पायर हो जाओ और आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई के अंदर लग जाए। कल अपन ने एक कोड देखा था जिसके अंदर मैंने कहा था जिंदगी में जो ईमानदारी होती है वो सबसे बड़ा हथियार है। जो काम आप ईमानदारी से करते हो वो ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आज का अपना जो कोट है वो है, गुरु केवल राह दिखाते हैं, चलना खुद को ही पड़ता है। गुरु जो होता है वो गुरु सिर्फ राह दिखा सकता है, सिर्फ ये कह सकता है कि ये करो ये करो। जैसे आप जो है वो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप इस तरह से पढ़िए, आप इस तरह से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं पढ़ना। जैसे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और निस्वार्थ भाव से आपके बीच वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन आप कितना पढ़ते हो, कितना आप उसको लिखते हो, उसके बाद कितना उस चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो वो आप जानो और आपका काम जाने। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो खुद के साथ ईमानदार हो जाओ। यदि आप खुद के साथ बेईमानी करोगे तो ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ सफलता के लिए है ईमानदारी और खुद के साथ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो गुरुजी होता है वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसके ऊपर चलना नहीं चलना वो आपका काम है। इसलिए मैं तो आपसे बार बार कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए और उसको लिखित रूप में करिए। और मैंने आपसे एक और काम कहा था वो मैं आपको काम व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा और बताया भी है 12वीं वाले बच्चों को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बार बार कहता हूँ वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल आपने लाइव की संख्या जो थी वो कम कर दी थी, लगभग 25 से बच्चे लाइव आए थे, लेकिन आज आपको लाइव की संख्या बढ़ानी है। धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना है और सपोर्ट करके एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं आपके लिए जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ वो ज़रूर अच्छी खासी ग्रोथ के ऊपर जाएगा और अपना सबका काम अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं, तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। और कॉपी और पेन लेके बैठने के बाद प्रत्येक प्रश्न को आपको लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। उत्तर लिखने के बाद आपको उसको फेयर कॉपी के अंदर करना है ताकि आपकी लिखित प्रैक्टिस भी हो जाए। सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न आपके है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि जो आपका हार्ट होता है वो हार्ट कितने चैम्बर का होता है। कल कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि गुरुजी आप जो ब्लैक बोर्ड है वो वाइट लीजिए और उसके अंदर जो आप शब्द टाइप करते हो वो ब्लैक बोर्ड जो है वो ब्लैक कलर का लीजिए और जो आपका अक्षर है वो वाइट कलर की लीजिए और पेन है वो रेड कलर का लीजिए। ऐसे कुछ कमेंट आए थे, उस चीज़ को मैं सुधार करते हुए आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर भी मैंने सुधार किया है, प्रत्येक दिन मैं वीडियो के अंदर सुधार करता रहता हूँ। आप भी अपनी पढ़ाई के अंदर सुधार करते रहे। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर सही आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट जा रहा है।
मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर जो हार्ट होता है वो हार्ट कितने चेंबर का होता है? 5 चेंबर का होता है, 6 चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है, 3 चेंबर का होता है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही जा रहे हैं, यानी कि 4 चेंबर्ड होता है, 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्षों के अंदर मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, एक यहाँ पर है, एक ये पार्ट है, यानी कि हृदय के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बायां पार्ट यानी कि लेफ्ट, और एक होता है दायां यानी कि राइट पार्ट। और राइट के अंदर भी ऊपर वाला पार्ट होता है उसको आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को निलय कहते हैं। यानी कि बायां निलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय, दाया अलिंद, दाया निलय। यानी कि हमारे हृदय के अंदर 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर जो होते हैं, 4 चेंबर मिलकर पूरे पूरे हृदय का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक चेंबर के अंदर, प्रत्येक 2 चेंबरों के बीच में एक कपाट भी होता है। कौन सा कपाट कहाँ पे होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न लिए गए हैं। तो हृदय को अच्छे से देख लीजिए। क्लास 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और आगे जैसे आप कॉलेज में जाओगे या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपके हृदय महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। हृदय में से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य का जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड माना जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा और सबका आंसर सही हुआ होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके यहाँ पर है, मानव सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन कितना होता है? वेट ऑफ हार्ट, आपके हृदय का वजन कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है हमारे हृदय का जो वजन होता है, बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर सही आ रहा है। क्या 300 ग्राम होता है, क्या 200 ग्राम होता है, क्या 400 ग्राम होता है, या 500 ग्राम होता है? बिल्कुल बिल्कुल आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। अधिकांश आंसर सही बता रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वो आंसर रहेगा आंसर ए, यानी कि 300 ग्राम होता है। ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। और हार्ट जो होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो आपकी बंद मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, एक आलिंद निलय, आलिंद निलय। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वयस्क का जो वजन होता है वो 300 ग्राम। यदि आपसे ऐसे भी पूछे, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर स्थिति क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो महिला होती है उस महिला और पुरुष दोनों के अंदर वजन अलग अलग होता है। पुरुष के अंदर पूछे तो 300 ग्राम और महिला के अंदर पूछे तो 250 ग्राम। महिलाओं का जो हृदय होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि 50 ग्राम का अंतर होता है। इसलिए कहते भी है महिला जो होती है वो भावुक प्रकृति की होती है। महिला जो होती है उसको आप थोड़ा कुछ यदि जोर से कह देती हो वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो उसका दोष नहीं है, क्योंकि उसका हृदय छोटा है। उसकी जो होती है वो महिला जो होती है वो भावनाओं में बह जाती है, जिसके कारण वो रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर आपका जो वजन रहेगा वो महिला में 250 ग्राम रहेगा। और वयस्क व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर व्यक्ति पूछा है तो कितना रहेगा? 300 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को मेरे साथ जोड़ दीजिए। आज छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपका बैकग्राउंड है और अक्षरों की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी लग रही होगी। आप आज इस प्रश्नों की क्वालिटी और जो आपका मैटर है उसकी क्वालिटी के बारे में जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको मैटर कैसा लग रहा है। यदि आपके अभी भी कोई सुधार की आवश्यकता है तो बिल्कुल हम सुधार करेंगे। आप ही के लिए तो हम काम कर रहे हैं। आपका जो कहा हुआ यदि हम नहीं मानेंगे तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? तो जल्दी से आप कर दीजिए। यहाँ पर अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? बिल्कुल 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 सिंपल प्रश्न है। और कई बार एसएससी राजस्थान के जो अधिकांश कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है। बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। क्या मांसपेशियाँ होती है, क्या तंत्रिकाएं होती है, क्या जीभ होती है, या हृदय होता है? बिल्कुल बिल्कुल ये तो सबका प्रश्न सही है। और यहाँ पर आंसर रहेगा आंसर ग। हृदय जो होता है वो आपका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर का होता है। हृदय जो होता है वो हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय एक पेशी अंग है। हृदय एक कैसा अंग है? पेशी अंग है। और पाई जाने वाली पेशियां होती है वो अनैच्छिक प्रकार की होती है, यानी कि हृदय की पेशियां जो होती है उसके ऊपर आपकी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता है। हृदय जो होता है वो निरंतर रूप से धड़कता रहता है, और जैसे उसकी धड़कन बंद हो जाती है तो राम नाम सत्य है। तो इसलिए ध्यान रखना, शरीर का एकमात्र ऐसा अंग जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, और जब भी विश्राम लेता है तो जिंदगी विश्राम में ही चली जाती है। तो ध्यान रखना। एक और मैं आपको बता देता हूं, ये हृदय आपके लिए इतना कर रहा है, दिन रात धड़क रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो आप कम से कम इतना तो हृदय के लिए कर सकती हो कि दिन में एक बार
क्या करना है सुन लो, दिन में एक बार आपको हृदय के ऊपर हाथ रखना है, आंखें बंद करनी है और आपको जोर से हृदय को 5-7 बार उसको अपने हाथ से उसको थपकाना है, ताकि हृदय को पता लगे कि मेरे को भी कोई ना कोई याद कर रहा है, मेरी भी कोई ना कोई सुरक्षा कर रहा है। क्योंकि हृदय आपके लिए इतना करता है तो आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हृदय और उनकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हृदय की संरचना और उसकी बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की कौन सी शाखा है? कार्डियोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, या हेमेटोलॉजी है, या जूलॉजी है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर तो बता दिया सबने, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन क जो है वो आपका हृदय और उनकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर क रहेगा। लेकिन ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? आपको कमेंट के अंदर बताना है ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है, अपने पहले से देख रखा है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। उसके अलावा हेमेटोलॉजी भी अपन ने देखा हुआ है, आप कमेंट कर दीजिए। और जूलॉजी तो सबको पता है। तो सभी ख, ग और घ सभी का आपको आंसर लिख के आपको कमेंट के अंदर बताना है, यहाँ मेरे को व्हाट्सअप करना है। यहाँ पर आंसर सही रहेगा, वो आंसर क रहेगा। कार्डियोलॉजी जो है वो हृदय की संरचना और उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन जो होता है वो विज्ञान की शाखा में किया जाता है। और जो हृदय का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके यहाँ पर है, पांचवा प्रश्न आपके यहाँ पर है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आपके शरीर का वह हार्मोन जो आपकी हृदय की धड़कन को स्टार्ट करता है या उसको उद्दीपित या उसको उत्तेजित करने का काम करता है, वो कौन सा हार्मोन है? इसका आंसर आप जल्दी से दे दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। क्या थायरॉक्सिन है, क्या गैस्ट्रिन है, क्या ग्लाइकोजन है, या डोपामिन है? ठीक है, और सभी ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सोचना है कि गैस्ट्रिन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, डोपामिन क्या है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो आपके ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, इस ऑप्शन वाले प्रश्न में आप इतना कर सकते हो कि प्रत्येक ऑप्शन के बारे में यदि थोड़ा सा आप विस्तृत पढ़ोगे तो आपके काफ़ी सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। मैं आपके लिए निबंधात्मक प्रश्न तो नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपकी लिखित प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जितने भी ऑप्शन हैं उस ऑप्शन को लिखिए और उस ऑप्शन के बारे में आपको जितना पता है, जैसे गैस्ट्रिन के बारे में आपको जितना भी पता है वो आप लिख लीजिए और उसके बारे में आप किताब में देखिए कि आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वो आपका हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है। अधिकांश के आंसर यहाँ पर सही बता रहे हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा आता है। देखो, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है। गले में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है वो थायराइड होती है, और गले में यू आकार की जो ग्रंथि होती है उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और थायराइड के ऊपर होती है पैराथायराइड, थायराइड के ऊपर होती है पैराथायराइड। यहाँ पर है थायराइड, पैराथायराइड। उसके अलावा यहाँ पर आपके और लिखी हुई ऊपर पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सभी ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल रखने का काम ऊपर वाली करती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष के ऊपर भी कौन है? हाइपोथैलेमस है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर यानी कि हेडमास्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा थायराइड। और थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो जनन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है जनन के लिए इंपॉर्टेंट ग्रंथि कौन सी है, तो थाइमस ग्रंथि है। यदि थाइमस ग्रंथि आपके विकसित हो जाएगी तो आपके शरीर में जनन जो से संबंधित जितने भी चक्र है वो चलेंगे और एक जो बच्चा होता है वो मैच्योर हो जाता है। उसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि होती है, उसके अलावा पैंक्रियाज अग्नाशय होती है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा आता है, और थायराइड ग्रंथि के द्वारा आने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर सही है। डायग्राम को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि गुरुजी ने कौन सा हार्मोन बताया था, और अधिकांश ग्रंथियों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। कितनी ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है? एक पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, सबके बारे में एक एक पॉइंट लिख लीजिए। कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन का कार्य क्या है। जल्दी से ये काम आपको करना है, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, फिर आपकी छठी हो जाएगा एड्रिनल और पैंक्रियाज। तो पढ़ के अपन बड़े हो गए। पैंक्रियाज, अल्फा बीटा गामा, इससे आने वाले अलग अलग हार्मोन है, जिससे ग्लाइकोजन है, इंसुलिन है, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिन है, बहुत सारे हार्मोन है जो आपके कहीं ना कहीं पाचन की क्रिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। छठा आपका यहाँ पर प्रश्न है, वो छठा प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा है जो हृदय से यानी कि फेफड़ों से
हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है। हृदय में लाने वाली शुद्ध रक्त कौन सी शिरा है? एकमात्र ऐसी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। बिल्कुल बता दीजिए। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। क्या वृक्कीय शिरा है, क्या फुफ्फुसीय शिरा है, क्या यकृत शिरा है, या महाशिरा है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ख सही रहेगा, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा जो होती है, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा जिसको आप पाल्मोनरी वेन कहते हैं, उस पाल्मोनरी वेन के अंदर कहीं ना कहीं शुद्ध रक्त बहता है। और ये पाल्मोनरी वेन जो होती है वो फेफड़ों से आएगी। कहाँ से आएगी? फेफड़े जो है ऊपर फेफड़ों से आएगी, और सीधा सीधा रक्त कहाँ आएगा? हृदय के बाएं पार्ट में, और बाएं पार्ट से जाएगा कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से ऊतकों में, ऊतकों से वापस हृदय में, और हृदय में आने के बाद वापस फुफ्फुसीय ध्वनि के द्वारा कहाँ जाएगा? इसके अंदर। तो फुफ्फुसीय ध्वनि के अंदर अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा के अंदर शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, वो आंसर रहेगा आंसर ख। यहाँ पर आपकी ये डायग्राम दिया हुआ है। पाल्मोनरी वेन जो है वो पाल्मोनरी वेन फेफड़ों से रक्त को लाने का काम करेगी, और उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर पाल्मोनरी वाल्व भी लिखा हुआ है, उसके बीच में वाल्व भी होता है, कपाट भी होता है, और बाया अलिंद और दाया अलिंद के बीच में भी कपाट होता है। यदि दाया अलिंद की बात करो तो यहाँ पर त्रिवलनी कपाट होता है, और उसके अंदर द्विवलनी कपाट होता है, अलग अलग प्रकार के कपाट होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, वो आंसर ख रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको छठा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज आपका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के हिसाब से आपको वीडियो की अच्छी क्वालिटी दिख रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सातवां प्रश्न है आपका, सातवां यहाँ पर प्रश्न है, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए उपकरण नहीं है। यहाँ पर आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ज्ञात करने का जो पैमाना है वो पैमाना कौन सा है? यहाँ ज्ञात करने का जो उपकरण है, क्योंकि यहाँ पर उपकरण से संबंधित है, तो आरबीसी की संख्या ज्ञात करने का उपकरण, आरबीसी से संबंधित टेस्ट अपन ने देखा था, एक अपन ने टेस्ट देखा था, एक देखा था सीबीसी, और एक और देखा था एचबीटी। ठीक है, वो भी टेस्ट तो देखे थे, लेकिन यहाँ पर आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक पैमाना या एक उपकरण काम में लिया जाता है। उस उपकरण का नाम क्या है? क्या स्टेथोस्कोप है, क्या स्फेगनोमेनोमीटर है, क्या एमएसाइटोमीटर है, या हीमोसाइटोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको आंसर बता दिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर जो होता है वो हीमोसाइटोमीटर आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। ये एक प्रकार की स्लाइड होती है, और स्लाइड के सेंटर पॉइंट के अंदर ब्लड को रखकर उसकी संख्या को काउंट किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बार बार आपसे यही कहता हूं, आपका कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ें। सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न अपन देखते हैं। आठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? कल अपन ने थक्का बनाने की प्रक्रिया को समझा था। ठीक है, सबसे पहले उत्तक क्षय था, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बन रहा था, उसके अलावा उधर से आपकी प्लेटलेट्स आ रही थी, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन में फाइब्रिनोजन जो था घुलनशील था, घुलनशील के अंदर परिवर्तित हो रहा था। सभी प्रकार की क्रियाओं को अपन ने देखा था। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो यहाँ पर क्या विटामिन ए होता है, क्या विटामिन बी होता है, या विटामिन के होता है, या विटामिन ई होता है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अधिकांश का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ग से रहेगा, यानी कि विटामिन जो के होता है वो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। एक प्रश्न मैं आपसे दे रहा हूँ, आपका प्रश्न है, यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो कौन सी डिजीज होती है? बिल्कुल आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है कि वह रोग कौन सा है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपका वो रोग कौन सा है? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, रक्तचाप को मापने के लिए साधन कौन सा काम में लिया जाता है? यहाँ रक्तचाप को मापने के लिए साधन क्या होता है? वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा आप रक्तचाप यानी कि बीपी को मापते हो? बीपी जो होती है, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो, सामान्य भाषा में बीपी कहते हैं, बीपी हाई, बीपी लो, ठीक है, हाइपरटेंशन,
टेंशन, अलग अलग शब्द यूज होते हैं। तो यहाँ पर रक्तचाप को मापने के लिए बिल्कुल ये 10वीं के अंदर भी दिया हुआ है, 9वीं के अंदर भी है, 8वीं के अंदर भी है, 11वीं के अंदर भी है, 12वीं के अंदर है, सब के अंदर कॉमन प्रश्न है, ठीक है। और कंपटीशन के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रक्तचाप को मापने के लिए साधन क्या होता है? क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, क्या एनीमोमीटर होता है, क्या स्टेथोस्कोप होता है, या स्फेगनोमैनोमीटर होता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बिल्कुल अधिकांश का आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आंसर घ रहेगा, यानी कि स्फेगनोमैनोमीटर। ये जो आपका दिख रहा है ये स्फेगनोमैनोमीटर है, और स्फेगनोमैनोमीटर के अंदर आपकी जो मसल्स होती है उस मसल्स के ऊपर आपके एक फटा लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में प्रेशर को मापा जाता है। और हमारे शरीर के अंदर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तचाप का मान कितना होता है? हमारे शरीर में एक सामान्य व्यक्ति के अंदर कितना बीपी का मान होता है? सामान्यतः 120 से 80 mmHg के मध्य आपके शरीर में रक्तचाप होता है। तो ध्यान रखना, रक्तचाप, रक्त द्वारा आपके शरीर की जो धमनियां हैं उस पर डाला गया दाब, सिरों पर नहीं, आपके शरीर के जो रक्त है उस रक्त द्वारा शरीर की धमनियों पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है, या रक्तदाब कहलाता है, यहाँ बीपी कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर घ सही हो जाएगा। और यहाँ पर स्फेगनोमैनोमीटर का डायग्राम ये है, और यहाँ पर दूसरा डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप के द्वारा आपके शरीर के अंदर जो आपके हृदय की धड़कन है, जो लब और टप की आवाज़ आती है, उसका पता लगाया जाता है। एनीमोमीटर क्या है, इस दोनों चीज़ों के बारे में भी मैं आपके लिए कुछ सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा आपके हृदय की धड़कन का पता लगता है। हृदय की जो धड़कन होती है उस हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए, या हृदय की धड़कन के अंदर जो आपकी मसल्स रेट है, या आपके शरीर के अंदर जो भी ब्लड बहने का जो मान है, उस ब्लड बहने के माप के लिए यहाँ पर एक उपकरण आता है जिसको कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या यहाँ पर ईकेजी। ईसीजी कह दो या ईकेजी कह दो, दोनों ही एक ही बात है। और जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो और आपके अंगुलियों के ऊपर एक पल्स रेट के लिए ऑक्सीजोमीटर लगाया जाता है, वो भी आपके इसको मापने के अंदर काम में आता है। और एक यहाँ पर एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की दिशा को बताता है, वायु की दिशा को बताता है। कई बार रीट के अंदर पूछा गया है कि वायु की दिशा को बताने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? एनीमोमीटर। जिस साइड में वायु जा रही है उस साइड में इसकी दिशा हो जाती है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि 9वां प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, लास्ट प्रश्न है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जैसे वीडियो पूरा हो जाता है तो आप उसके बाद भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो वीडियो के बारे में आपको प्रत्युत्तर देना है, अच्छे से आपको कमेंट करना है। रक्त का थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? वह प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। यहाँ पर ये है फाइब्रिनोजन, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, फाइब्रिनोजन, टाइप मिस्टेक हो जाती है, फाइब्रिन। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा, आंसर ख सही रहेगा, और आंसर ख है प्रोथ्रोम्बिन। बिल्कुल यहाँ पर 10वें प्रश्न का जो भी आंसर ख बता रहे हैं वो 100% गलत है। मैंने आपको आंसर ख इसलिए बताया ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मैं चेक कर सकूं कि आपको खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, अब आप अधिकांश बच्चे सही बता रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर ग सही रहेगा, यानी कि फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन वो रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये सभी काम तो आते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आगे मैं आपके लिए एक चीज और लेके आया हूं। आप सभी वीडियो देखते हो, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जैसे वीडियो के बाद YouTube स्टूडियो के अंदर वीडियो का एनालिसिस करता हूं तो अधिकांश बच्चे ऐसा है, यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, जो मेरे सब्सक्राइबर है उस सब्सक्राइबर के अंदर अधिकांश सब्सक्राइबर यानी कि जो वीडियो वॉच करते हैं उस वॉच करने वाले वीडियो के अंदर 79.4% ऐसे वीडियो देखने वाले हैं जिन्होंने वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 20 या 21% ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है
कि यदि आपको मैटर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते होंगे और जल्दी से आप मेरे चैनल को आपने बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर पहुंचाया है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से मेरे चैनल को रिव्यू के अंदर भिजवाने में सपोर्ट करोगे। लास्ट में सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, आप सभी ने इतने कम समय के अंदर चैनल को अच्छी खासी ग्रोथ दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पर मिलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।